स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और पढ़ के जवाब दीजिएगा, है ना। जल्दीबाजी में नहीं, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। असर्शन यानी कथन, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, यानी स्कूली पाठ्यचर्या को शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान देना चाहिए या उचित मूल्य देना चाहिए। मतलब जिस संस्कृति, जिस समाज से बच्चा आ रहा है उसके बैकग्राउंड को इंपॉर्टेंस दी जाए। आप वैसे एग्जाम्पल्स उठाइए या आपके करिकुलम में उस तरह के चैप्टर्स हों। आप देखेंगे भी, अगर ईवीएस की भी आप नोटबुक उठा करके देखेंगे, सॉरी टेक्स्ट बुक उठा करके देखेंगे, या एसएसटी की भी आप टेक्स्ट बुक उठा करके देखेंगे, एनसीईआरटी की, तो आपको मिलेगा कि लगभग देश के अलग अलग भिन्नता, डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। एक चैप्टर में बात हो रही है उड़ीसा के किसी गांव की, दूसरे चैप्टर में कहीं बिहार की बात हो रही है कि वहां पे शहद कैसे निकल रहा है, तीसरे चैप्टर में कहीं और की बात हो रही है। तो वो विविधता चाहिए हमको, या बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जहां से वो आ रहा है उसको शामिल किया जाए स्कूल करिकुलम के अंदर। करिकुलम होता है सभी एक्टिविटीज, स्कूल में कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक सब कुछ करिकुलम है, और करिकुलम का एक पार्ट है सिलेबस। ठीक है, यानी आपका वो सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये बात सही है कि नहीं है? सही लग रही है, कुछ गलत तो इसमें लग नहीं रहा। रीजन क्या है भाई इसका? पढ़ो एक बार। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज एंड फैसिलिटेटेड लर्निंग, यानी छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में सहायता मिलेगी ऐसा करने से, और सीखने की सुविधा प्रदान होगी, यानी फैसिलिटेट कर पाएंगे आप एज अ टीचर और एज अ स्कूल सिस्टम, अगर करिकुलम में ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि बच्चे की जो जिस परिपेक्ष से या जिस भी संदर्भ से वो आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से आप चीजें लेकर के आ पाए क्लासरूम में, या आपके सिलेबस में, या एक्टिविटीज उस तरह की हों। बात तो सही है कि नहीं है? ये भी सही है। तो इसमें 3 स्टेप का प्रोसेस रहेगा। ए भी सही है, आर भी सही है। क्या आर ए के लिए सही है? हाँ जी, आर ए के लिए सही है। तो बस ठीक है ना। शुभ काम में देरी कैसी? ए एंड आर बोथ आर राइट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल आंसर, है ना। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आप ए चेक करते हैं, फिर आर चेक करते हैं, फिर ये चेक करते हैं क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट के लिए सही है कि नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि ए भी सही हो और आर भी सही हो, बट एक दूसरे के लिए सही ना हो। ठीक, तो सिंपल बात, दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, दोनों सही बात कह रहे हैं कि संस्कृति को वैल्यू दीजिए बच्चे की, जिस परिप्रेक्ष्य से जिन मूल्यों को लेके वो आ रहा है आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में, वो सब चीजें होनी चाहिए ताकि वो कनेक्टेड महसूस करे। उसकी वास्तविक जीवन, बच्चे का जो रियल लाइफ है और जो उसमें स्कूल में आने के बाद का जो जीवन है, दोनों कनेक्ट हो पाए। यही एनसीएफ कह रहा है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। अधिगम के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, यानी सामाजिक क्रिया से सीखने में सुविधा होती है, या सामाजिक क्रिया बेहतर होती है, सॉरी लर्निंग बेहतर होती है सोशल एक्शन से, यानी जब आप ग्रुप में सिखा रहे हैं बच्चे को, ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं जहां डायरेक्ट वो समाज में जा रहा हो, तो लर्निंग बेहतर होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, लर्निंग सोशल है। किसके अकॉर्डिंग? वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी यही कहता है कि बच्चे को सेंटर में रखो, ग्रुप में सिखाओ, कोऑपरेशन यानी सहयोग से सिखाओ। बात तो सही है, हमको चाहिए गलत बात, है ना, नॉट वाला चाहिए हमको। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, यानी सीखने का तात्पर्य या सीखना जो है वो अपने अंदर संदर्भित करता है योजनाओं के पुनर्गठन को। योजनाओं के पुनर्गठन को बोले तो आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पहले कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनको रीऑर्गेनाइज करके आप कुछ नया सीखते हैं, या उनको सेटल करते हैं तब नया सीखते हैं, है ना। बात तो सही है, प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होती है। कुल मिला के बात यह है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, ओल्ड नॉलेज से रिलेटेड होती है। बिल्कुल सही बात है, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके सिखाइए नया ज्ञान। ठीक, थर्ड है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। बस यही गलती हो गई, इन्होंने लर्निंग को क्या मान लिया? प्रोडक्ट मान लिया, कि एक फाइनल प्रोडक्ट है ना कि प्रोसेस, जबकि लर्निंग हुआ, सोशलाइजेशन हुआ, ये सब प्रोसेसेस हैं, है ना, कि व्यक्ति प्रक्रिया में है, अभी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग को भी अगर हम देखें तो ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं। ठीक, तो प्रोसेस है, बेहतर होती रहेगी, है ना, मास्टरी हासिल करेंगे, लेकिन ये नहीं कि प्रोडक्ट फाइनल है ना, कि दिमाग में कुछ बढ़िया इंजेक्शन थोड़ी लगवाते हो लर्निंग का। लर्निंग तो प्रोसेस है, ग्रेजुअली होती है, धीमे धीमे होती है। ठीक है जी, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, और जो नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है तो गलत ही सही है। ठीक, फिर भी फोर्थ ऑप्शन तो चेक करेंगे, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की, यानी लर्नर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनकी एज, उनका इंटरेस्ट, यानी उनकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से आप सिलेबस डिजाइन करते हैं। 10वीं क्लास के बच्चे के लिए आप ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो उस उम्र के लिए वो परिपक्व नहीं है। फिर इंटरेस्ट का आप ध्यान रखते हैं, रुचि, कि बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है, फिर वो उस हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज करे। तो एज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब चीजों का, यानी बच्चों पे डिपेंड करती है जो लर्निंग है, अधिगम है। तो ये बात तो सही है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। यानी डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर है ना। तारे जमीन पर मूवी याद कर लीजिए, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, नहीं बाहर थोड़ी दिखेगा। डिसलेक्सिक बच्चों को बाहर देख के थोड़ी पता लगेगा। वो जो ईशान अवस्थी तारे जमीन पर में दिखाया, बाहर थोड़ी पता लग रहा है। सब तो कह ही रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं तुम तो कामचोर हो, तुमको हॉस्टल भेजेंगे, स्कूल में भी डांट पड़ रही है, पढ़ना नहीं चाहते हो, जबकि उसको दिक्कत कुछ और है। तो फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, शारीरिक नहीं है, दिखता थोड़ी है डिसलेक्सिया, कहीं हाथों में थोड़ी है डिसलेक्सिया कि भाई चल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति थोड़ी है। डिसलेक्सिया तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बेसिकली ब्रेन के अंदर केमिस्ट्री का लोचा है एक तरह से, मतलब ये मजाक वाले शब्द हैं, बट वायरिंग डिफरेंट है बच्चे की जिसको डिसलेक्सिया है। सोशलाइज विद पीयर्स, यानी दूसरों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत होती है, वो बात यहाँ नहीं चल रही है। तो ये तो वैसे ही फिजियोलॉजिकल पे ही गलत हो गया था, एक गलत और दूसरा सही थोड़ी चला जाएगा, दोनों सही मिलने चाहिए। सेंसरी कंडीशन है, सेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं भाई, बॉडी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन में नहीं, वो डिस्प्रेक्सिया होता है और उसमें भी सेंसरी दिक्कत नहीं है वो, ठीक। थर्ड है न्यूरोलॉजिकल, डिसलेक्सिया इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। लिंक्स, बच्चों का क्या दिक्कत होगी, विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। अब उसको पढ़ना है CAT कैट, अब ये जोड़ करके साउंड और सिंबल्स को एक साथ नहीं पढ़ पाता वो, इसी को डिसलेक्सिया कह रहे हैं। फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साउंड को सिंबल्स के साथ जोड़ के पढ़ पाने की, कई बार रिवर्स में चीजें दिख रही होती हैं, बी को डी को बी समझ रहा होता है, तो रीडिंग डिफिकल्टी होती है, पढ़ने में समस्या होती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। यानी जो तंत्रिका संबंधी विकार एक तरह से हम कहेंगे कि न्यूरोलॉजिकल वायरिंग ऐसी है, बाहर से देखने में आपको बच्चे को नहीं समझ में आएगा, ये कोई दिखने वाली समस्या नहीं है, है ना। इमोशनल और ड्रॉ पिक्चर्स नहीं, पिक्चर ड्रॉ करने की बात ही नहीं है, तो सिंपल है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट या असर्शन कहता है, कथन है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन। यानी यदि आप वास्तविक जीवन से जोड़ करके सीख रहे हैं कुछ, या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी आप ताजमहल के बारे में पढ़ रहे थे, टीचर ने एक दिन जाकर के आपको मतलब विजिट करा दी, आपका स्कूल से ट्रिप गया और आप ताजमहल देख करके आए, है ना, तो ये क्या है। या फिर हो सकता है ताजमहल का एक छोटा सा कुछ 3D मॉडल दिखा दिया, तो ये ज्यादा कॉन्क्रीट है बजाय कि सिर्फ डेफिनेशन में पढ़ने के, परिभाषा पढ़ लेने के। परिभाषा थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है कंपैरेटिवली, एब्स्ट्रैक्ट वो जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, कॉन्क्रीट वो जो आपके सामने है या जिसको टच फील किया जा सकता है। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देने से क्या होता है, बच्चा जल्दी, भाई सामने कोई चीज, मैं पेन सिर्फ आपको बोल के बताऊं कि एक पेन था बहुत अच्छा था, है ना, एक दिन वहां मिला था, और मैं कहूं ये पेन था, तो आपको ये कॉन्क्रीट है, ये सामने देख पा रहे हो, ठीक। तो ये बात तो सही है कि अगर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देंगे हम बच्चों को, तो उनको चीजें याद रखने में ज्यादा जो है आसानी होती है। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, यानी विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, यानी सीक्वेंस में चलता है जो विकास है। तो लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द ये बात तो सही है अपने आप में कि विकास जो है ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, POS आपको बताया हुआ है ना, प्रिडिक्टेबल है, ऑर्डरली है, सीक्वेंस है, पॉप भी कहते हैं हम कई बार, ठीक, ये बात तो सही है, प्रोग्रेसिव है, ठीक। तो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। पूछा क्या था कि वास्तविक जीवन की, यानी लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर वो मल्टीपल तरीके से सीखेंगे तो बेहतर सीखेंगे। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है, तो फिर तो सीक्वेंस में ही सिखाओ। दोनों बातें सही हैं बट दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ये रीजन इसके बारे में दिख ही नहीं रहा हमें। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए के बारे में नहीं है ना वो बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कोहलबर्ग पे क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या। यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडीइंग चिल्ड्रन, यानी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन ले लो कुछ, वो प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, ये सब पे किसी पे क्रिटिसाइज नहीं किया, जेंडर वाले इशू पे किया है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन, ये सेम ही रहता है क्वेश्चन, घुमा फिरा के सेम ही बात पूछता है हर बार। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल इंप्लीकेशन में दिक्कत है थियरी की। एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये बात सही लग रही है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल एबिलिटीज, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ ओवर एस्टिमेट कर लिया हो, अधिक आकलन कर लिया हो बच्चों की क्षमताओं का। उन्होंने डिस्कशंस किए, लेकिन सारे मेल सैंपल्स को शामिल किया, लड़कियों को शामिल किया ही नहीं। और मॉरलिटी ऑफ केयर, यानी केयर और कंसर्न जो है फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आता है, उसको देखा ही नहीं कि जब फीमेल सही और गलत का डिसीजन लेती हैं तो वो इमोशंस को भी ध्यान में रखती हैं, ठीक। तो एथिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं रखते हैं, अगेन फिर वो डिबेटेबल है, लेकिन
इस पर्सपेक्टिव को शामिल किया ही नहीं गया। तो एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव